हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आलोक सिंह। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था ना कि विटामिन के क्वेश्चन ले करेंगे, 2 दिन डिले हुआ बट आज क्लास है विटामिन के क्वेश्चन की। जो डाउट्स वगैरह है ना, हम लोग बात करेंगे आज विटामिन के जो भी क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे और टॉप 30 क्वेश्चन है। तो जो लोग भी मुख्य सेविका, ईसीसी, सीटेट इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग जुड़ जाएं और क्रैकर एग्जाम हब का जो एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट के और हर एक कोर्स की आपको जानकारी उसमें मिलती रहे। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विटामिन की क्वेश्चन। ठीक, और ये है क्रैकर एग्जाम हब एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करना है, जिससे कि आपको मोस्टली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। ठीक है चलो भाई, क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। बोल रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। आप लोग आंसर भी देते रहो भाई। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई? थायमिन तो होएगा ही नहीं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड भी नहीं होगा, कैल्सीफेरॉल भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। और याद करो, मैंने उस दिन बताया था आपसे कि इसका संबंध रेटिना से है। किससे है? रेटिना से है, मतलब ये आंख की बीमारी से। याद करो, अगर ये हुआ हमारे पास तो क्या हो जाएगा? हमारे पास जनरली क्या हो जाएगा? आंखों की रोशनी कम हो जाती है हमारे पास। आवाज आ रही है सबको ना, क्लियर ना? ठीक है तो हमें क्या हो जाएगा? आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी। और अगर ज्यादा कम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? तो हमें हो जाएगा जेरोप्थेल्मिया हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर बात होनी है क्या चीज? रेटिनॉल की। और मैंने कहा था गाजर बड़ा अच्छा स्रोत होता है किसका? विटामिन ए का, जिसके में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है यहां पर कि मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? कौन सा विटामिन मदद करता है? आप देखिए, बताइए जरा हमें। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन सबका, अब सबको आंसर देना है। आंसर दीजिए, कौन सा विटामिन आपके शरीर में इन्फेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं संक्रमण, संक्रमण संक्रमण को रोकता है? तो कौन सा विटामिन है जो संक्रमण को रोकेगा? जो विटामिन संक्रमण को रोकेगा, क्या आंसर होगा? आंसर दीजिए जरा, देखते हैं कौन आंसर सही दे रहा है इसका। इन्फेक्शन कौन रोकता है हमारे बॉडी में? इन्फेक्शन कौन रोकेगा? इन्फेक्शन रोकेगा विटामिन ए। इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संक्रमण रोधी विटामिन। ऐसा विटामिन जो संक्रमण हमारे शरीर में नहीं होने देता है, क्या कहलाता है? संक्रमण रोधी विटामिन कहलाता है। ठीक है ना? विटामिन ए। ठीक है, सी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी विटामिन कहते हैं। हमारे बॉडी में क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुख्य सेविका, ठीक है ना, अनुदेशक, ठीक, सीटेट, इन सब के लिए ना हमारे पास प्रॉपर बैच आएगा। और एक चीज एश्योर करा दूं मैं आपको कि पेट स्टार्ट करूंगा जीएस का, तो जिस भी एग्जाम में आपको पेट क्वालिफाई चाहिए होगा, तो पेट का एग्जाम के लिए हम एक जल्दी एक कोर्स स्टार्ट करेंगे आपके लिए, बहुत ही जल्दी रिसेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मानव शरीर में इन्फेक्शन किसके लिए कौन रोकेगा? तो विटामिन ए, संक्रमण रोधी विटामिन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आप देखो, ये बोल रहा है प्रतिरक्षा के लिए। क्या बोल रहा है ये? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा मतलब क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम।
इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कौन करता है? इनमें से कौन सा विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा? तो याद करो, क्या आंसर दीजिए आप लोग, जितने लोग जुड़े हो ना, आप लोग आंसर दिया करो। तो थोड़ा ये होता है कि लगता है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से, एक्टिव तरीके से जुड़े हो, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को कौन करेगा हमारे पास? विटामिन सी। और विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हो, मैंने उस दिन कराया भी था आपको थ्योरी में, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको। स्कर्बी, याद करो, मसूड़ों में जो बीमारियां होती है, ब्लड आना, है ना, ये सारी चीजें क्या बोलते हैं? स्कर्बी कहते हैं, विटामिन सी की कमी से। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला होता है, बेस्ट। खट्टे फल, मतलब संतरा हो गया, नारंगी वगैरह हो गया, और नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब के सब जो खट्टे फल हैं, ये सब इसके स्रोत होते हैं, ठीक है ना। हालांकि दांतों में एक बीमारी और होती है, पायरिया। नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने पायरिया का नाम सुना है? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं कि एक चीज बताइए कि जो पायरिया है उसका कारण क्या है? पायरिया का कारण बता सकते हैं आप लोग? पायरिया का कारण क्या होगा? पायरिया किस लिए होता है? पायरिया का कारण क्या है? दांतों में, माउथ से बदबू आती है, पायरिया। पायरिया का कारण क्या होगा? पायरिया का कारण जिंजीवैलिस। जिंजीवैलिस क्या हो जाएगा? जिंजीवैलिस। पायरिया कारण क्या है? जिंजीवैलिस है, ठीक है ना। तो जिंजीवैलिस जो है, इससे क्या होता है? दांतों से, माउथ से क्या होता है? स्मेल आती है। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो दांतों का टूटना और झड़ना होता है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन होता है फ्लोराइड। वाटर में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो दांतों में क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिस हो जाएगा। और फ्लोरोसिस से क्या होता है? दांत टूटने और झड़ने लगते हैं। याद रखिएगा, फ्लोरोसिस फ्लोराइड के कारण। किसके कारण है? फ्लोराइड के कारण। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो विटामिन सी हो गया, इसका स्रोत क्या हो गया? मुख्य आंवला हो गया, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास कुछ ऐसे है, दिख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? चलिए देखते हैं आंसर कौन दे रहा है फटाफट। मुख्य सेविका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य सेविका एएनएम, जिसमें आपको मेडिकल की चीजें, विटामिन की चीजें, पोषण की चीजें, है ना, आवश्यक है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन चीजों का विशेष ध्यान दें। आप कैसे बताएंगे किसी महिला को कि आपको ये खाना चाहिए, आप में कुपोषण आ गया है, आपको इस चीज की कमी है ना। तो ये सारी चीजें जो भी हमारे सिस्टर्स बहनें जुड़े हैं ना, और जो लोग भी जुड़े हैं वो बताएं, ठीक है ना। आपको ये पूरा नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे बैठने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा? गाजर। इसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन। कैरेट से बन गया है कैरोटीन। क्या बन गया? कैरेट से। कैरेट से बन गया कैरोटीन, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बी लाउडली स्टैंड अप, है ना। एग्जाम कब आ जाएगा कुछ पता नहीं है, हमें तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। बोले मानव शरीर में विटामिन ए कहां भंडारित होता है? विटामिन ए का भंडारण कहां होता है? क्वेश्चन है, देखो जरा तो भाई, विटामिन ए का भंडारण कहां होता है? कहां भंडारण होता है? यकृत में, त्वचा में, फेफड़े में या किडनी में? कहां हो जाएगा इसका भंडारण? तो याद रखना, यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में। और लीवर जिसको हम कहते हैं, और लीवर का अध्ययन होता है हिपैटोलॉजी में होता है। किसमें होता है? हिपैटोलॉजी में। और लीवर जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है ये? सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। याद रखिएगा, इसका वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम होता है।
बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास क्या है, यकृत, ठीक है। और त्वचा का अध्ययन किसमें किया जाता है, स्टडी का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन किसमें होता है, डर्मेटोलॉजी में। किसमें होता है, डर्मेटोलॉजी में होता है। डर्मिस का नाम सुना आपने, डर्मिस त्वचा, है ना। फुफ्फुस, वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, और किडनी का अध्ययन किसमें करेंगे हम लोग, नेफ्रोलॉजी में। किसमें किया जाएगा, नेफ्रोलॉजी में किया जाएगा स्टडी, नेफ्रोलॉजी में हम इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो ना, मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने सोच रखा है कि नहीं मुझे एएनएम अनुदेशक या आपका जो एग्जाम आपका आने वाला है मुख्य सेविका का, है ना, तो आप प्लीज इस समय पर मेरी क्लास पे जुड़ा करो। आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, मैं प्रोवाइड कराऊंगा प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, और कहानियां भी सुनाता हूं मैं, कभी कभी आपको कहानी भी सुना दूंगा मैं, किसी दिन एक आध शायरी भी सुना दूंगा, लेकिन आप सुनते ही कहाँ हो, है ना। चलिए साहब, बोल रहा है ए और बी का आविष्कार किसने किया था, ये बड़ा इजी है यार। ए और बी का आविष्कार किसने किया था, विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, क्वेश्चन हमारे पास है ये। विटामिन ए और विटामिन बी, भाई विटामिन का तो आविष्कार किया था किसने, फंक ने किया था। किसने किया था, फंक ने किया था। लेकिन बोल रहा विटामिन ए और बी की खोज किसने की, तो भैया मैकुलम ने किया था। किसने किया था, मैकुलम ने किया, ठीक है, मैकुलम ने किया था, याद रखना, ठीक है। और विटामिन सब की खोज किसने की थी, फंक ने किया था। इसका सिद्धांत किसने दिया था, ल्यूनिन ने दिया था। मैंने आपको बताया इस चीज को, है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन आपका ये है कि परजीनी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स गोल्डन राइस किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की, इसको बोलते हैं गोल्डन राइस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस बोल रहा है किसके लिए, मैं देखूं जरा आंसर किस किस का आया है। आयुषी पाल, कब एग्जाम होगा, एग्जाम हो जाएगा टाइम से। हाँ हेलो एवरीवन, ठीक है ना, जितने लोग भी जुड़े हो ना आंसर करो यार, ठीक। तो थोड़ा लगता है, तो बोला परजीनी ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल, ठीक है, स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो याद रखना आपको विटामिन ए, क्या है, विटामिन ए के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, विटामिन ए, ठीक है। तो इसको याद रखना, विटामिन ए का मुख्य स्रोत बता चुका हूं मैं आपको। ये जो एमिनो एसिड होता है बता सकते हैं किसका, एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड किसका यूनिट है पता है नाम, ये प्रोटीन का यूनिट है। किसका होता है, प्रोटीन का होता है। इंसुलिन एक हार्मोन से, याद करो, पैंक्रियाज अगर गड़बड़ हुआ तो भैया इंसुलिन गड़बड़ करेगा और हमें होगी शुगर, क्योंकि हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज है ना भैया, वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में दिखेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, और उसको बनाने का काम कौन करता है, उसको बनाने का काम करता है इंसुलिन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने का काम कौन करेगा, इंसुलिन करेगा, ठीक है ना। तो आंसर देख लीजिए हमारा हो गया ऊपर का, परजीनी फसल है ट्रांसजेनिक क्रॉप। देखो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वो होते हैं जिनमें हम कुछ उनके जेनेटिक मॉडिफाइड करते हैं, है ना, जीन्स को मॉडिफाइड करते हैं, उसके बाद उसको तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं, है ना। और उससे क्या होता है ना कि उसमें हम जो चीज़ भी चाहते हैं उस चीज़ को, फसल को हम तैयार कर लेते हैं। हम चाहते हैं किसी बीमारी को अगर उससे दूर करना, ऐसी चावल पैदा कर दें, ऐसा चावल पैदा कर दें कि जिससे कि शुगर के लोग खा लें, तो वो भी कर सकते हैं, है ना। आपने एक नाम सुना होगा बीटी कॉटन, तो बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, एक तरह का ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसके हम कपास की खेती का पैदावार बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। बीटी बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इसको आपको याद रखना है,
ठीक है, चलिए। और मंड का मतलब होता है स्टार्च, और स्टार्च किसमें पाया जाता है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ये। क्रैकर एग्जाम हब का जो एप्लीकेशन है आप डाउनलोड करें, और आपको डाउनलोड करने से आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी, लाइक बहुत सारे कोर्सेज जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और वैसे ही हम लोग सीटेट का भी लेकर के आएंगे, और मुख्य सेविका का, मुख्य सेविका तो बड़ा मेन है, एएनएम हो गया, मुख्य सेविका हो गया, ठीक। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं कि ये आपके लिए प्रोवाइड किए जाएं, ठीक। और मुख्य सेविका मैं कह चुका हूं आपसे कि सिलेक्शन हमसे जो भी जुड़ा स्टूडेंट है, ठीक है, इस वर्ड को आप रिकॉर्ड कर लो कि आप सिलेक्शन सबसे ज़्यादा देंगे हम 110%। मैं आप इस बात को दोहरा रहा हूं दोबारा कि मुख्य सेविका में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर होगा तो क्रैकर एग्जाम हब से ही होगा, और इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा उसका कोई तोड़ नहीं होगा, और बहुत अच्छा होगा कंटेंट, और आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बातों में उलझे नहीं। तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत पूछ रहा है। मौसम आ गया है, मौसम आ गया है, अब बताइए क्या होगा आंसर? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है आम, मैंगो। तो आ गया है ना, इसका मौसम तो आ गया है, मैंगो का, आम का मौसम आ गया है। आम खाइए खूब सारा, मोटापा भी बहुत बढ़ता है इससे, मैंगो से, ठीक है ना। और कहा आता है, शास्त्रों में कहा गया है कि इसे यौवन फल कहा आता है। इसके खाने से व्यक्ति जो है ना यंग रहता है, लेकिन ज्यादा खाने से ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है, आपको बता दें हम, है ना। तो इसको ज्यादा खाओगे ना, फुंसी उनसी भी निकलने लगती है, फोड़े फुंसी भी निकलने लगते हैं। तो इसको ठंडा अंडा करके खाना चाहिए, अभी नहीं, जब बारिश हो जाए उसके बाद खाइए, आपको बड़ा फायदा करता है मैंगोस, ठीक। तो आम, आगे देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन अभी बता चुका हूं मैं, भी रिसेंटली बताया मैंने उसके बारे में, वही क्वेश्चन देखो आ गया। गोल्डन राइस किसका प्रचुरतम स्रोत होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? गोल्डन राइस किसका प्रचुरतम स्रोत है? ठीक है, किसका प्रचुरतम स्रोत हो जाएगा? आंसर दीजिए। देखिए आप लोग बैठे रहोगे तो मजा नहीं आएगा, आंसर दो आप। अगर जुड़े हो तो आप सब लोग आंसर क्लिक करो, तो उससे लगता है कि नहीं भाई हमारे अंदर भी कुछ एनर्जी आती रहती है, वरना पता लगा हम ऐसे पढ़ा रहे हैं आपको, आप देख रहे हो, ठीक है। तो विटामिन ए, गोल्डन राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इस चीज को। विटामिन B12 मैंने वो बता ही चुका है, थ्योरी में आपको मैंने लिखाया था, याद करिए। आपको बताया था मैंने क्या चीज, साइनोकोबालामिन कहा था इसे, क्या कहते हैं? कोबाल्ट पाया जाता है। हाथ पैर में झुंझुनाहट होना, सुन्न हो जाना, ये सारी चीजें जो है ना, ये सबके सब क्या है? विटामिन B12। और विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। आप क्या कहते हैं इसको? आप कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। ये आ गया रतौंधी, क्या आ गया? रतौंधी, याद करो, यहां से क्वेश्चन निकल जाएगा अपने। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, क्या कहते हैं आप इसको? नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हम कहते हैं यार रतौंधी कहते हैं ना। और ये है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। रेटिनॉल ज्यादा कमी हो गई तो जेरोप्थैल्मिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेरोप्थैल्मिया हो जाएगा। जेरोप्थैल्मिया मैंने क्या बताया था आप सब लोगों को? मैंने आपसे ये बताया था कि अगर ये ज्यादा कम हो गया तो जेरोप्थैल्मिया में क्या होता है कि जो हमारा रेटिना है वो सूख जाता है। क्या होता है? सूख जाता है, और हम प्रॉपर ब्लाइंड हो आते हैं, अंधे हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हमारे विटामिन ए की कमी से, देखो अभी बताया था मैंने आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? बालों का झड़ना नहीं होगा भाई, बालों का झड़ना है ना। पेचिस, ये भी नहीं होगा। नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी, वीकनेस, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर करा आप लोगों ने? तो क्या करेगा आप लोगों ने आंसर? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लेकिन बालों का झड़ना किससे होता है, बता सकते हैं आप? बालों का टूटना और झड़ना
बालों का टूटना और झड़ना बता सकते हैं? बालों का टूटना और झड़ना, आवाज तो सबको क्लियर आ रही है ना? तो बालों का टूटना और झड़ना याद करिए, बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन से होता है बालों का टूटना और झड़ना, ठीक है ना। उसके बाद पेचिस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता किससे होता है पेचिस? पेचिस होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। किससे होती है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। और ये एंटमीबा जो है ना एक प्रोटोजोआ है। क्या है ये? प्रोटोजोआ है जो हमारी बड़ी आंत को इन्फेक्शन करता है, बार बार हमें टॉयलेट जाने का मन करता है। अब यही सारी चीजें जो मुख्य सेविका की जो बहनें हैं उनको जानना जरूरी है। एएनएम हो गया, मुख्य सेविका हो गया। मैंने कहा ना कि आप आधे डॉक्टर बनना पड़ेगा आपको। आधा डॉक्टर जब बन जाओगे ना तो एकदम मजा आएगा, ठीक है ना। सिर्फ इंजेक्शन लगाना नहीं, इंजेक्शन तो सब लगा लेते हैं, बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि नहीं यार एग्जैक्टली क्या होता है, पेचिस का कारण क्या है ना। पेचिस क्यों होता है, हमें सफाई स्वच्छता क्यों रखना चाहिए, बच्चों को हाथ पैर क्यों धुलाना चाहिए हमेशा, हमें क्यों सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, बिना हाथ धोए खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें जो है ना हमें बचाती हैं बीमारियों से, और यही सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, बहुत सी चीजें, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे किसका? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। चलिए, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, इस पर इतनी कहानी हो गई। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, और ये क्वेश्चन आ गया है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम। देखो यार B1 होना चाहिए यहां पर, है ना। B1 का रासायनिक नाम होना चाहिए, क्योंकि B1 का तो बी का तो रासायनिक नाम होएगा ही नहीं, बी तो बहुत सारे हैं, बी तो बहुत सारे हैं। तो B1 को क्या कहते हैं? थाइमिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं बेटा थाइमिन। क्या कहा जाता है इसको? इसको थाइमिन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? थाइमिन कहते हैं। B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। B3 को क्या कहते हैं? निकोटीन कहते हैं। B5 को क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। B6 को क्या कहते हैं? पैराडेक्सिन कहते हैं, है ना। तो ये B1 हम करेंगे यहां पर। B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा। B7 बायोटीन हो जाएगा, ठीक। B9 फोलिक एसिड हो जाएगा, और B12 क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन हो जाएगा। एकदम याद रखिए। और ये है टोकोफेरॉल, विटामिन ई है, स्कॉर्बिक एसिड सी है, रेटिनॉल तो पता ही है आपको, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बेरी बेरी, मैंने कहा था बेरी बेरी कोई बीमारी नहीं है भाई साहब। कब्ज, अपच, है ना, हृदय का कुछ धीरे पड़ जाना, इन सारी बीमारियों का एक संग्रह है बेरी बेरी रोग। और बेरी बेरी के कारण क्या है? B1, विटामिन B1, जिसको आप कहते हो थाइमिन, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? विटामिन B1 थाइमिन। डी कैल्सीफेरॉल है जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, त्वचा में संश्लेषित होता है। इसमें होता है त्वचा में संश्लेषित होता है। भाई कुछ तो करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा ना, सोचने से काम तो होएगा नहीं, है ना। एक वो गाना सुना था ना, दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। भैया कुछ करना तो पड़ेगा आपको, ठीक। अगर आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में आओगे, ठीक है। तो करिए और उठिए, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये बेरी बेरी हो गया हमारे पास। आगे आते हैं। किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट किसमें पाया जाएगा? कोबाल्ट, है ना। ये तो रटा हुआ है क्वेश्चन। आप बताइए, विटामिन के तो होएगा नहीं भाई। विटामिन के क्या बोलते हैं? नेफ्थाक्यूनान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेफ्थाक्यूनान कहते हैं। ये है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है। 6, 9 और 12 की कमी से, 6, 9 और 12 की कमी से एनीमिया होता है। मैंने वो बताया था, इसे याद कर लो। B6 में जोड़ दिया 3 तो हो गया 9, इसमें जोड़ दिया 3 तो हो गया 12, और क्या हो जाएगा इसकी कमी से? एनीमिया, तीनों ही कमी से। और B9 इट्स कॉल्ड अ फोलिक एसिड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उनको फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, जिससे कि उनमें हीमोग्लोबिन और इस चीज की मात्रा RBC और हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रॉपर बनी रहे, ठीक है ना। तो यहां हमें बात करनी है किस चीज की? विटामिन B12।
ठीक, तो क्रैकर एग्जाम हब जो हमारा ऐप है उसको आप डाउनलोड करें और क्लास में जुड़े रहें, क्लास अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनसे कि आप वसुधैव कुटुंबकम को भी फॉलो करते रहें कि सब पूरा पृथ्वी परिवार है, तो आपके दोस्त यार भी इसको देखें और उनका भी थोड़ा कहीं ना कहीं लाभ मिले। चलें, B7 का रासायनिक नाम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनोन, पैराडिक्सिन या बायोटीन। बाल टूटेंगे झड़ेंगे भैया, है ना। आप ब्यूटिशियन के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन आप अपना खान पान नहीं सुधारते हो, आप सोना बैठना नहीं सुधारते हो, आपकी नींद सही से नहीं आती है, आप रात भर 2 बजे तक मोबाइल चलाते हो, ठीक है, सुबह 10 बजे तक सोते हो, फिर आप कहते हो मेरे बाल टूट रहे हैं। डॉक्टर कहता आप और भी दुनिया भर की चीजें, प्याज का रस, दही, पता नहीं क्या क्या उसमें लगा डालते हो, लेकिन बाल टूटते ही रहते हैं। कभी कभी जोक का तेल भी लगाते हैं लोग उसमें कि जोक का तेल लगाने से हो जाएगा, लेकिन भैया कम नहीं होता है। एक बार तो एक हमारा मित्र था, दोस्त था, वो बता दूं मैं, उसने तो बड़ा ही अजीब काम कर डाला। उसके बाल टूटते झड़ते थे, तो किसी ने कहा कि जोक का तेल यूज करो, बाल सही हो जाएंगे। उसने क्या किया भाई साहब, 2-4 दिन तो अपना लगाता रहा, लेकिन कहा कि यार अगर मैं जोक का तेल लगा रहा हूं, अगर मैं तो खा लूं तो कितना सही रहेगा, सीधा बॉडी में जाएगा, एकदम खून में जाके असर करेगा। उसने क्या किया भैया, जोक के तेल का पराठा बना दिया उसने और खाया, और खा के पड़ गया बीमार, और भयंकर बीमार पड़ा, इतना बीमार पड़ा कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो लोग बालों के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, जोक का तेल भी खा गया, बीमार पड़ गया। तो आप उन चीजों को खाइए जिससे कि आप हेल्दी रहिए, है ना। चलिए, तो विटामिन B7 क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं, ठीक है। अंकुरित अनाज वगैरह से मिलेगा। ये किससे मिलेगा? ये अंकुरित अनाज, ठीक है ना, याद रखना भैया। अंडे, ठीक, मेवे, इन सब चीजों से आपको अच्छा मिलेगा। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। ग्रीन टी पीजिए आप, ब्लैक टी पीजिए आप, ब्लैक कॉफी पीजिए आप, इससे आपको क्या मिलेगा? बहुत अच्छा एक स्रोत मिलता है विटामिन B7 का। पैराडिक्सिन B6 है ना, और फिलोक्विनोन विटामिन K है, फिलोक्विनोन या नेफ्थाक्विनोन कहते हैं आप इसको। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। B6 की कमी से पुरुषों में होता है, B6 की कमी से पुरुषों में होता, अभी बताया था, रिकेट्स, स्कर्बी, बेरी या अरक्तता। स्कर्बी, बेरी या अरक्तता, क्या आंसर हो जाएगा? आप आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया। अभी मैंने कहा था जिसको अरक्तता कहते हैं, अरक्तता। बेरी तो होएगा नहीं, स्कर्बी तो पता ही है आपको, और रिकेट सूखा रोग कहते हैं आप इसको। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सूखा रोग कहते हैं, ठीक। रिकेट्स विटामिन D कमी से सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मिलता है। ये किससे मिलता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मिलता है। क्वेश्चन को हमेशा थ्योरी के साथ पढ़ेंगे तो बहुत मजा आता है, और क्वेश्चन करने में मजा आपको तब आएगा जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी। अगर आपकी थ्योरी ही नहीं कंप्लीट है ना, तो एग्जैक्टली मैं बोलूं सिर्फ क्वेश्चन रटने से नहीं होगा, है ना। और ये हर एग्जाम का है, छोटे से बड़े एग्जाम का, जितना भी एग्जाम दोगे ना आप, उस हर लेवल पे आपको पता चलेगा। हम लोगों ने सेल का एग्जाम दिया है, पता है कि एग्जैक्टली किन किन जगहों पर कैसे कैसे क्लिक करना चाहिए, कहाँ कहाँ क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप किए जाते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम लोगों का जो तजुर्बा है ना, वो बहुत काम आएगा आपके, है ना। आगे चलते हैं। साइनोकोबालामिन है, क्वेश्चन देखिए, साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन विटामिन C, B2, B6, B12, क्या हो जाएगा? व्हाट इज साइनोकोबालामिन? विच विटामिन कॉल्ड अ साइनोकोबालामिन? विटामिन C is called as scurvy, विटामिन B2 called a riboflavin, विटामिन B6 called a pyridixin, and विटामिन B12 called a साइनोकोबालामिन। कोबाल्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कोबाल्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, और एनीमिया
उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि आरबीसी की कमी से क्या क्या हो जाता है ना, अरक्तता, एनीमिया। इसके लिए हमें क्या यूज करना है, आयरन युक्त आहार लेना है। क्या लेना है, आयरन युक्त आहार लेना है, जैसे पालक, पालक, मेथी। बात समझ में आ रही है, पालक और मेथी, ये सारी चीजें आपको लेना है, जिससे कि क्या हो, गुड़ भी खाइए, गुड़ भी अच्छा स्रोत होता है। आपको लगता है ना गुड़ चना अगर आप खाते हैं आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। मूंगफली भिगोइए, गुड़ भिगोइए, चना भिगोइए, सब भिगोने के बाद क्या होता है, ये हो जाता है। ठीक, आगे बोलो। सॉरी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक। बहुत इजी है यार, ये तो बहुत इजी है ना। एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी हो गया, दांतों और मसूड़ों में क्या हो जाएगा, ब्लड आने लगेगा। तो दांतों से संबंधित बीमारियां तो पता है ना, और दांत का जो सबसे अपर पार्ट होता है ना भैया, अगर ये दांत हमारे पास है, इसकी 3 लेयर हैं, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, इनेमल, ये कहलाता है डेंटाइन, ये कहलाता है पल्प, लास्ट वाला पल्प। तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ये हमारे ह्यूमन बॉडी का, द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड इनेमल। और दांतों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं अपन लोग। स्कर्वी रोग किस विटामिन से होता है। अब तो आप इतना डिस्कस कर दिया हो विटामिन को फिलहाल कि आप बता ही दोगे ऐसे ही। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है। इसको मैंने ये भी कहा था आपसे कि इसको आप क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। आपको जुकाम होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बोलता है क्या चीज, बेटा सिट्रजिन ले लो, है ना, उसको चूसते रहो, विटामिन सी है। क्या ये विटामिन सी है। बाकी विटामिन के नाम पता ही है आपको, स्रोत पता ही है आपको, ठीक है ना। और एक चीज, मैं ना यार उत्तर प्रदेश की सीरीज लेके आऊंगा बहुत जल्दी। उस दिन मैंने एक पढ़ाया था, उसके बाद नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं उसे क्वेश्चन भी कराऊंगा बहुत जल्दी। ठीक, आज इसको करा लूं, उसके बाद मैं सोच रहा हूं 2 दिन आपको मैं यूपी कराऊंगा और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि जिनके भी एग्जाम्स वगैरह लगे हैं ना भाई, परेशान मत हो यार, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। आप पढ़ना तो चाहो, आप आराम से पढ़ो। खट्टे फलों में पाया जाता है ए बी सी डी, ये तो यार पूरा अल्फाबेट दे दिया इसने, ए बी सी डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर तो लगता है आप देते नहीं हो, तो मैं ही दे देता हूं। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, सबसे ज्यादा आंवला में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है यार। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, क्या आंसर होएगा इसका। कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट होगा, बता सकते हैं आप। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, और वो है विटामिन सी। विटामिन सी, इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गर्म करने पर ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको गुनगुने पानी में ले सकते हैं, है ना, उबालना नहीं, इसको गर्म नहीं करना है इसको हमें, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन की किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है। मसूड़ों से रक्त आता है, अभी हम लोगों ने बात किया है। मसूड़ों से रक्त आता है तो किससे आएगा, ए बी सी डी, किससे रक्त आएगा, किस विटामिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और इसी से दांतों और मसूड़ों से क्या आता है, ब्लड आता है, रक्त आता है। बोलो भाई क्लियर है ना, बिल्कुल कायदे से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और भी चीजें हैं, और भी क्वेश्चंस हैं,
ठीक है ना। तो मैं अभी कहा ना कि आप मुख्य सेविका नहीं बनने जा रहे हो, आप आधे डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप एएनएम बनने जा रहे हो, आप मुख्य सेविका बनने जा रहे हो। आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है ना। आप अनुदेशक बनने जा रहे हो, आप एडुकेटर बनने जा रहे हो, आप है ना, आप टीचर बनने जा रहे हो। तो आपको ना, आप मॉडर्न टाइम के टीचर, अनुदेशक, मुख्य सेविका, आप एएनएम है आप, है ना। वो जमाने चले गए जब पता चलता था कि दाई बोलते, नहीं अब तो बड़ा अच्छा नाम दे दिया है, इतना सारा फैसिलिटीज दे दी है आपको। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा लगना पड़ेगा ना, और हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं गारंटी ले रहा हूं आपको पढ़ाने की, तो आपको पढ़ने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोगों ने, था हम लोगों ने कि क्या होगा, आंवला। दूध को संपूर्ण आहार नहीं कहा जाता है अब, है ना। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उसमें विटामिन सी नहीं पाई जाती है, इसलिए मिल्क को हम संपूर्ण आहार की श्रेणी में अब नहीं रखते हैं। इसको याद रखना, है ना। पहले कभी कभी ऐड आया करता था कि माताओं को बोलते थे कि नहीं, बच्चे के लिए अच्छा है, संपूर्ण आहार है, दूध संपूर्ण आहार नहीं है ना। अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया, चेंज कर दिया गया, बता दिया कि भाई नहीं, ये संपूर्ण आहार नहीं है, क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर देखता हूं, आ जाना चाहिए आपसे। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? एक और चीज याद रखिएगा, है ना, जो लोग भी जुड़े हैं बड़े अच्छे तरीके से, इस जितनी भी आप सब्जियां खाते हैं उसको कभी काट के मत धुलिएगा। बात समझ आ रही है? ये आपके पोषण का मैं बहुत अपर लेवल बता रहा हूं। मैं आपको अपर लेवल कहने का मतलब कि आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज दे रहा हूं कि कभी भी सब्जी को काट कर नहीं धुलना चाहिए, धुल करके काटना चाहिए उसको। अगर आपने सब्जी को काट करके धुला तो जितना भी उसका विटामिन वगैरह है, आयरन वगैरह, सब बह जाएगा। और दूसरी चीज, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको आपको बहुत ज्यादा आंच पे नहीं पकाना है। बात समझ में आ रही है? उसको बहुत ज्यादा आंच पे नहीं पकाना है, उसको बहुत सिम पे, बहुत धीरे आंच पे पकाना है। और हो सके तो मोस्टली आप क्या करें, स्टीम करें उसको, है ना, स्टीम करेगा, भाप करके खाएं थोड़ा सा, है ना, हाफ बॉइल्ड खाएं तो बेस्ट होता है, दैट इज बेस्ट। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए सब्जियों को नहीं धुलेंगे आप। और विटामिन सी क्या होता है, धोने पर क्या होगा, ये धोने से कौन सा विटामिन बह निकल जाएगा, ये विटामिन सी निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए, कोलोकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, या विटामिन बी, या विटामिन सी? कैल्सिफेरॉल, है ना, कैल्सिफेरॉल पूछ रहा है। तो कैल्सिफेरॉल जो है, ये कैल्सिफेरॉल क्या है, विटामिन डी है। और ये पाया जाता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों में। कहाँ पाया जाता है ये? सूर्य की पराबैंगनी किरणों में पाया जाता है। ये नहीं कि अभी 12 बजे निकल के खड़े हो गए, 2 बजे निकल के खड़े हो गए विटामिन डी लेने के लिए, नहीं। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का जो धूप है ना मेरे भाई, वो लेना है आपने। और दूसरी चीज कि ये कहाँ संश्लेषित होता है, त्वचा में। कहाँ होता है फॉर्म? त्वचा में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विटामिन डी। ठीक, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मिलता है। कमी से हो जाता है रिकेट्स, सूखा रोग, है ना। आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, हम सब गांव से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छी चीज है, आजकल बच्चों को सूखा रोग अधिकांशतः हो जाता है। आपने देखा है, डॉक्टर कहता है कुपोषण हो गया इसको, है ना, इसके अंदर कैल्शियम की कमी होगी। आपको पता है आज की डेट में लोग निप्पल से दूध पिलाते हैं, प्लास्टिक वाले निप्पल से दूध पिलाते हैं, है ना। पहली चीज तो बच्चे को प्लास्टिक मुंह में जाती है, वो नुकसान करती है, बच्चे का पेट फूलना, गैस होना, कब्ज होना, है ना, वो सब हो जाता है। ठीक है, अब पुराने जमाने में क्या होता पता है,
आपने एक नाम सुना होगा सीप का, ऐसे होती थी सीप, और सीप के दो पार्ट होते हैं। तो सीप में क्या होता है पता है, ऐसी जो सीप होती है वो कैल्शियम की बनी होती है। किसकी होती है? वो कैल्शियम होता है पूरा। इसका जो खोल होता है ना, दो खोल चिपके चिपके से होते हैं ऐसे, तो एक पार्ट को निकाल लिया जाता है, दो पार्ट हो आता है, और वो गहरा सा होता है, ठीक है ना, ये पार्ट गहरा होता है, और इससे जो है ना सीप से गांव में दूध पिलाते थे लोग। बात समझ रहे हो? अब जब दूध पिलाते थे तो उस सीप का जो कैल्शियम है ना, वो बच्चों के अंदर चला जाता था धीरे धीरे। याद करो हम लोगों के जमाने में ये डब्बे अब्बे प्लास्टिक के नहीं हुआ करते। देखो प्लास्टिक का डब्बा, बच्चा दूध पी रहा है। अब प्लास्टिक के डब्बे में दूध पीने से याद करना कब्ज होगी, उसको पेट खराब हो सकता है, उसको इंडाइजेशन हो सकता है। इसलिए ज़्यादा जरूरी क्या है कि हम जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना यार, उसको लेकर के चलें। आप कभी भी पढ़ लीजिएगा कि सीप से जब दूध पिलाया जाता था तो बच्चों के अंदर कैल्शियम धीरे धीरे पहुंचता। डेली दूध पिलाते थे उससे, तो थोड़ा थोड़ा कैल्शियम क्या हो रहा है, उसका पहुंच रहा है उसके अंदर। बात समझ रहे हैं? आज क्या क्या माँ बाप क्या करते हैं, पिलाने के डर से वो प्लास्टिक के डब्बे में उसको पकड़ा दिया, निप्पल लगा दिया, वो दूध पी रहा है, ठीक है। फिर पता लगा सवेरे वो दूध नहीं पी रहा है, क्यों? डॉक्टर बोला कि कब्ज हो गई है ना, उसको टॉयलेट सही से नहीं हो रही है, गैस बन रही है, उसको लड़का वोमिटिंग कर दे रहा है, क्योंकि जो प्लास्टिक है ना उसके अंदर तो जा रहा है ना यार, प्लास्टिक को भी तो कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब कर रहा है धीरे धीरे, मुंह में लेकर के रोज चूस रहा है उसको, है ना। वो सारी चीजें हैं, तो वो चीजें गलत हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ये हो गया विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश, पराबैंगनी किरणों से मिलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछलियों के यकृत से कौन सा विटामिन बहुतायत पाया जाता है? यकृत से जो फिश है ना मेरे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यकृत है विटामिन ए बड़ा मिलता है, और पता है फैटलेस प्रोटीन, बहुत अच्छे तरीके का प्रोटीन मिलता है इसमें, बहुत अच्छा होता है ना। तो क्या होता है यकृत से? फिश ऑयल, ठीक है ना। और फिश ऑयल कैसा है? यह एक जंतु वसा है, लेकिन यह एक ऐसी जंतु वसा है जो जमती नहीं है। ऐसा फैट है जो जमता नहीं है। बात समझ में आ रही है? कैसा फैट है ये? ऐसा फैट है जो जमता नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपवाद वसा है मछलियों का। मछली खाइए, बड़ा अच्छा होता है, ब्रेन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। अभी बात कर रहे थे ना कि अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, क्यों? विटामिन ए के कारण, B1 डी या विटामिन ई। तो इसका सीधा आंसर हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, रिकेट्स। क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बोलो भाई। चलिए दो क्वेश्चन और बचे हैं आपके। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? एक ही विटामिन है मेरे भाई, शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन सा? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। क्या हो जाएगा? विटामिन डी भंडारित नहीं होता है। क्लियर? चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन डी कमी कारण कौन सा रोग होता है? मैं डिस्कस कर दिया अभी। विटामिन डी कमी कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया होएगा नहीं, तपेदिक या टीबी नहीं होगा, ठीक। क्या हो जाएगा? रिकेट्स। क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहां पर कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? ठीक है, बोले CHO, CH2O या COOH या NH2। क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखो यार, इसका आंसर होगा, मैंने बताया था CH2O। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है CH2O। याद करिए, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि C+H2O, C+H2O, ठीक है। C+H2O होगा हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होगा CH2O, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? प्रश्न देखिए, ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? मैंने आपको कराया था उस दिन क्वेश्चन, ठीक है, कि ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, ठीक, या फिर मोनोसेक्राइड है या ट्राइसेक्राइड है? आंसर करिए आप लोग, है ना। आंसर अगर आप करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने टॉपिक को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? ग्लूकोज हमारे पास है मोनोसेक्राइड है। क्या है ये? सी ऑप्शन है इसका, मोनोसेक्राइड है ये, ठीक है। और मोनोसेक्राइड में मैंने कहा था, आपसे याद करिए, ग्लूकोज, ठीक है ना, उसके बाद फ्रक्टोज, ये सब की सब क्या है? शर्करा कैसी है? मोनोसेक्राइड है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। एक और चीज आपको याद रखना है कि सबसे जल्दी ऊर्जा जो है वो देता है कौन? कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन अगर देखा जाए कि परसेंटेज ऑफ ऊर्जा, ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? तो वसा देती है ना। ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? तो वसा देती है। लेकिन अगर ये पूछे कि जल्दी ऊर्जा कौन देगा, तो कार्बोहाइड्रेट देगा। इसलिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। और कोशिकाएं सबसे पहले क्या करती हैं? ऊर्जा के निर्माण के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बेसिक फ्यूल ऑफ सेल्स, ठीक है। तो जो भी जिनका भी एग्जाम होना, मुख्य सेविका वगैरह का, ठीक, या फिर सीटेट वगैरह का, वो उस पर जुड़ सकते हैं और उसको आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोले स्टार्च का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है स्टार्च और पूछ रहा है एंजाइम का नाम, ठीक है। स्टार्च याद करिए, मैंने कहा था ये स्टार्च पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है और ये अघुलनशील है। तो याद करिए कि स्टार्च का पाचन के लिए जो एंजाइम है वो क्या है? एमाइलेज है, ठीक है, एमाइलेज है। और एक और क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? टाइलिन। तो टाइलिन और एमाइलेज में से कोई भी अगर आ जाए आपके पास, ठीक है, तो आपको आंसर कर देना है उठा करके, क्या चीज? कि टाइलिन करता है। स्टार्च का पाचन क्या करता है? टाइलिन या एमाइलेज। और स्टार्च को क्या बना देता है? ये स्टार्च को ये बना देता है माल्टोज, ठीक है, माउथ में। ये माल्टोज जो है अब जा करके जब छोटी आंत में पहुंचता है तो क्या बन जाता है? मल्टेज काम करता है और ये बन जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होता है कहाँ संचित होता है? जा करके ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। और कहाँ होता है? लीवर में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका पाचन कौन कर रहा है? एमाइलेज या टाइलिन करेगा स्टार्च का पाचन। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लाइकोजन कहां संचित होता है? आंसर दीजिए। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, है ना। आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो बोल रहा है कि ग्लाइकोजन कहां संचित रहता है? हृदय में। मतलब ही नहीं बनता भाई साहब, हृदय का काम क्यों होता है? पंप करना, और कुछ काम नहीं होता है। यकृत, मांसपेशियों में, फेफड़ों में या त्वचा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन होता है। कहां पर? यकृत में। यकृत मतलब लीवर। और लीवर का अध्ययन किसमें किया जाता है? लीवर का अध्ययन किया जाता है हेपेटोलॉजी में। इसमें किया जाता है हेपेटोलॉजी में। और यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको और याद रखना है कि लीवर से क्या निकलता है? हिपैरिन। क्या निकलता है यहां से? हिपैरिन। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिपैरिन, और हिपैरिन का काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना, ब्लड को जमने नहीं देना। ये काम होता है किसका? हिपैरिन का, जो हमारे बॉडी के अंदर है। यहीं से निकलता है लीवर से फाइब्रोनोजन,
जो ब्लड को क्लॉट करने में सहायता देता है, और यहीं से निकलता है बाइल जूस जिसको आप कहते हैं पित्त रस। और पित्त रस कहाँ पहुंचता है जाकर के? पित्ताशय में, है ना। और पित्ताशय में जब जाता है तो पित्त रस का काम क्या होता है? केवल वसा का पाचन करना। कुछ भी हो जाए याद ना हो तो इतना जरूर याद होना चाहिए आपको कि पित्त रस का काम क्या होता है? वसा का पाचन करना, ठीक है। लीवर का जो हम अध्ययन करते हैं किसमें करते हैं? हिपैटोलॉजी में। और लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका वजन होता है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो लीवर से बहुत सारी चीजें निकल के आ गई हमारे पास कि लीवर जिसका स्टडी हिपैटोलॉजी में, यहां से निकलता है हिपैरिन, यहां से निकलता है फाइब्रोनोजन, यहां से निकलता है बाइल जूस। और बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस का काम होता है पित्त रस का पाचन करना, ठीक है। तो जो लोग भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें आप, और क्रैकर एग्जाम हब का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, ठीक है, जिससे कि आपको कोर्स जो हम पढ़ाएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको हम इसकी थ्योरी वगैरह भी उसमें समझाएंगे आपको, और जो भी आपको कोर्स वगैरह खरीदना होगा आप उसी में खरीदेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। बोल रहे हैं निम्न में से कौन, क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन असंरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है? सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन या पैक्टिन? निम्न में से कौन असंरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है? एक चीज याद रखिएगा, सेलुलोज भी अघुलनशील है, ये भी अघुलनशील, ये भी अघुलनशील है, ठीक है, और ये भी अघुलनशील है, ठीक। तो याद रखिएगा इसमें आंसर क्या है? स्टार्च है। अब अगर मैं सबका क्वेश्चन देख लूं एक एक बार, तो जो सेलुलोज है कहां पाया जाता है? ये प्लांट्स में पाया जाएगा। स्टार्च कहां पाया जाता है? अनाज और आलू में पाया जाएगा, ठीक है। काइटिन आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं, कौन से जंतु? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु। आर्थ्रोपोडा संघ बोले तो जितने भी कीट पतंगे हैं, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, कान खजूरा, बिच्छू, ये सबके सब किस में आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे। और पैक्टिन और लिग्निन क्या होता है? ये भी प्लांट की ऊपरी परत होती है जो सेल वॉल में पाई जाती है, भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा असंरचनात्मक कौन है? स्टार्च है, ठीक। आंसर आप दीजिएगा। तो आंसर में अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बोल रहे गन्ने की चीनी का रासायनिक नाम क्या है? बोल रहे गन्ने की चीनी, बड़े आराम से क्वेश्चन करिए, बी कूल, ठीक है, बढ़िया से एकदम। गन्ने से चीनी बनती है, उसका रासायनिक नाम क्या है? माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है या फ्रक्टोज है? इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास, भाई देखो माल्टोज तो होगी नहीं, माल्टोज कॉल्ड अ माल्ट शर्करा, है ना। माल्टोज ये अंकुरित अनाज में होती है, ये लैक्टोज है, ठीक है, ये है लैक्टोज शुगर है, और ये क्या है? लैक्टोज मिल्क में पाई जाएगी, सुक्रोज गन्ने में पाई जाएगी, फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है जो फल और शहद में पाई जाती है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सुक्रोज। और सुक्रोज जो होता है, जो चीनी जिसकी बात कर रहे हैं, सुक्रोज को हम बहुत नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किचन शुगर, इसको बोलते हैं ट्रेड शुगर, इसको बोलते हैं टेबल शुगर, ठीक है, सब इसको बोला जाता है सुक्रोज को, ट्रेड शुगर, टेबल शुगर, ठीक, किचन शुगर, ये सब कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? गन्ने में सुक्रोज, ठीक। तो सुक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं, सुक्रोज यूज किया करिए आजकल तो गन्ने का जूस खूब आ रहा है पीने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज किसका बना होता है? सेल्यूलोज किसका बना होता है? देखो भाई, बोल रहे ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का या सुक्रोज का? क्या आंसर देंगे आप कि सेल्यूलोज किसका बना होता है? तो जनरली सेल्यूलोज क्या होता है ना यार, जनरली क्या होता है, सेल्यूलोज ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज कह सकते हैं, और यहां लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट। ठीक, सेलुलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, आप लोग आंसर करिए, आंसर करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये इसका आंसर कौन दे रहा है बताइए। बोले लैक्टोज किसमें पाया जाता है? इसको हम ब्रेन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम ब्रेन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहा आता है बच्चा? ब्रेन शुगर। इसको ब्रेन शुगर कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? मिल्क में। और मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है ये सबको पता है। मिल्क में जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? केसीन। क्या नाम है? केसीन है। और केसीन को तोड़ता कौन है? कैसिनोजन कौन बनाता है? रेनिन बनाता है। कौन बनाता है? रेनिन। क्या नाम है इसका? रेनिन, जो आमाशय से निकलेगा। यार चैप्टर बहुत मस्त मस्त है पढ़ाने के लिए, है ना। और अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी तो आप ये समझिए कि आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे वो पॉलिटी में पढ़ाऊँ, चाहे ज्योग्राफी, चाहे हिस्ट्री, चाहे साइंस। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इवन इफ कि आपको मैं इन्वायरमेंट के कुछ जो मैं नोट्स वगैरह दूंगा आपके सीटेट वीटेट में काम आएगा, सीटेट टेट में और सुपर टेट में। और अभी तो मुख्य सेविका और पेट का लगा हुआ है, तो बहुत सारे एग्जाम है जिनका मेरे पास मटेरियल है, जिनको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको मैं प्रॉपर तरीके से जो भी टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, और आपको बहुत अच्छा लगेगा डिस्कशन देख करके उसका कि नहीं यार एग्जैक्टली सिर्फ टिक लगाने का मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन पर टिक लगाना कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का हमें आंसर डिस्कस करना जो होता है वो चीज होती है। ठीक है ना, तो जब क्वेश्चन को आप डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, बिल्कुल नोटिफाई हो जाती है माइंड में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रक्टोज को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जरा, तो फ्रक्टोज बोल रहा है, ये बोल रहा है फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है। सिंपल सी बात है कि फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है। फ्रक्टोज, आप सब लोगों को गुड इवनिंग। फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है? अभी मैंने बोला था फ्रक्टोज मिल्क में, फल में, गन्ने में या माल्ट शर्करा में किसमें पाई जाएगी? जल्दी से बताइए फटाफट। हमारे पास आज जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हैं, 30 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हर टॉपिक के आएंगे क्वेश्चन जिसको मैं कराऊंगा। ठीक, तो ये किसमें आ जाएगा? फ्रूट्स में। मीठे फल और शहद, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मीठे फल में और शहद में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मीठे फल में और शहद में पाई जाती है। क्या चीज? फ्रक्टोज, है ना। तो इसको आपको याद रखना है, फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है? मीठे फल में और शहद में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आएंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, लिपिड सेक्शन से। और लिपिड का क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। बोले वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम पाचन तंत्र कभी डिस्कस करेंगे ना तो मैं आपसे बताऊंगा कि एग्जैक्टली डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, डाइजेशन को किस किस फॉर्म में डाइजेस्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन कहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं मेनली। तो क्वेश्चन है कि वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। जितना पाचन है, भोजन का संपूर्ण पाचन अगर पूछता है तो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में होता है। ठीक है ना। और वसा को पचाने के लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। वसा के लिए, वसा को पाचन के लिए क्या होता है? लाइपेज। ये जहां दिख जाए आपको लाइपेज आपको जहां दिख जाए समझ लीजिए कि किसका पाचन कर रहा है? वसा का पाचन कर रहा है। जहां भी आपको दिख जाए लाइपेज, है ना। जैसे रेनिन क्या करता है? केसीन को डाइजेस्ट करता है और उसको क्या बनाता है? कैसिनोजन बना देता है। ठीक है, वैसे ही ये है। ठीक, तो वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में कौन करता है? लाइपेज करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? अब यहां पूछ दिया एंजाइम।
ठीक है। बोल रहे हैं वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है, लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज या रेनिन। तो याद रखिए क्या हो जाएगा आंसर, आप बताइए। अभी मैंने बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि लाइपेज जो होता है वो किसको पचाता है, वसा को पचाता है। ठीक है। पेप्सिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है, प्रोटीन को। एमाइलेज का काम क्या होता है, इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट जो है, यानी कहने का मतलब जो स्टार्च है वो स्टार्च को पचा देता है। ठीक है ना। जो रेनिन है ये जो मिल्क में पाई जाने वाली क्या है केसीन प्रोटीन है, उसको पचाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है और लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो इसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है। चलिए, बोले शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा। अब देखिए दो क्वेश्चन यहां से निकलता है शरीर में जो ऊर्जा है मेनली जल्दी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और ज़्यादा मिलती है वसा से। हम लोग घी, तेल, मक्खन जो भी खाते हैं हम लोग, वो किससे मिलता है, जनरली हमें वसा से मिलता है। ठीक है ना। और वसा ज़्यादा एनर्जी देता है। और ये याद करिए, ये मैंने कल भी कहा था कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा घी, तेल, मक्खन, चर्बी वगैरह यूज़ करते हैं तो ये जा करके हमें क्या करता है, ये हमारी धमनियों में जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। और जब जमा हो जाएगा भैया तो हमें क्या बना देगा, ये कार्डिक अरेस्ट कर देगा ये हमको। ठीक है। तो अतिरिक्त ऊर्जा किस रूप में होगी जमा, वसा ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वसा ऊतक, वसा ऊतक। ठीक है ना। इसमें जमा हो जाएगा जा करके, और ये अतिरिक्त ऊर्जा वसा ऊतक में जाके जमा होती है, वसा के रूप में जमा होती है। ग्लाइकोजन लीवर में हो गया प्रोटीन पच करके एमिनो एसिड यूनिट बना देता है। ठीक है। अब विटामिन की खोज तो अलग ही चीज है, विटामिन की खोज फंक ने किया था, सिद्धांत इसका ल्यूनिन ने दिया था। किसने दिया था, ल्यूनिन ने दिया था। ठीक है ना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा ये है, निम्न में से संतृप्त वसा कौन है। कल ही मैंने पढ़ाया था वसा जो होती है सरल वसा, याद करिए अगर याद होगा तो। मैंने कहा सरल वसाएं दो प्रकार की होती हैं एक होती हैं संतृप्त, जिन लोगों ने कल की वीडियोस देखी होंगी, क्लासेस देखी होंगी, और दूसरी होती है असंतृप्त। ठीक है। तो संतृप्त वसा का स्रोत क्या है और असंतृप्त वसा का, तो मैंने कहा जितने भी एनिमल फैट है ये सब संतृप्त, और जितने भी प्लांट फैट्स हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा, असंतृप्त। तो याद करिए ये संतृप्त तो पूछ रहा है ये, तो संतृप्त वसा क्या हो जाएगा, घी। क्या हो जाएगा, घी हो गया, मक्खन हो गया, चर्बी हो गया, ये सब क्या है, ये सब का सब क्या है, संतृप्त वसा है। क्लियर। और सरसों तेल, जैतून, सूरजमुखी जो मैंने कल आपको बताया है, वो सब का सब क्या है, असंतृप्त वसाएं हैं। क्लियर ना। तो इसको याद रखना कि संतृप्त वसा कौन है। ये आपके जो जनरली मुख्य सेविका का जो एग्जाम है ना उसमें आपको स्वास्थ्य और पोषण, बीमारियां, बचाव, है ना, बच्चों का स्वास्थ्य पोषण, महिलाओं का सैनिटेशन, है ना, ये सारी चीजें पूछता है। ठीक है। चाहे वो प्रेगनेंसी से लेकर के गर्भावस्था, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशंस दिया जाता है, कब दिया जाता है, कब कब वैक्सीनेशन होता है ना बच्चों का, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, इसका पार्ट है बायोलॉजी का। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको पढ़ के बड़ा मजा आएगा क्योंकि इसमें ये जितनी सारी चीजें हैं ना यार, ये सब की सब चीजें हमारे लाइफ से रिलेटेड है। ठीक, कोई इसमें याद करने लायक नहीं, ये समझने के लिए। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोलेस्ट्रॉल। बोले कोलेस्ट्रॉल किस श्रेणी में आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या विटामिन। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो वसा है उसको हम फैट भी कहते हैं और लिपिड भी कहते हैं वसा को क्या कहते हैं,
फैट भी कहते हैं आप और लिपिड भी कहते हैं आप इसको, और क्या कहते हैं इसे याद रखिए, यही कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होता है। किस रूप में होगा? कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होता है। तो क्या हो जाएगा ये? लिपिड। कोलेस्ट्रॉल किस श्रेणी में आएगा? लिपिड की श्रेणी में आ जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। अब देखिए मैंने कहा ना कि क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा। अधिक पूछ रहा है, अगर जल्दी पूछेगा तो कार्बोहाइड्रेट और अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वसा। अगर पूछेगा कि जल्दी ऊर्जा कौन देगा, तो कौन देगा? ये कार्बोहाइड्रेट देगा। और ज्यादा ऊर्जा कौन देगा इससे? तो ज्यादा ऊर्जा वसा देगी। तो आंसर में क्या हो जाएगा हमारे पास? वसा हो जाएगा आंसर, वसा हो जाएगा हमारा आंसर। सबसे अधिक ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहे फास्फोलिपिड, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार। फास्फोलिपिड का मुख्य कार्य क्या होता है? बोल रहे फास्फोलिपिड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फास्फोलिपिड का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? ऊर्जा देना, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, रक्त का बनना। देखो ये दो वर्ड्स बना हुआ है। ये लिखा है फास्फोलिपिड। टाइम का पता नहीं चलता है कि टाइम कब खत्म हो जाता है। इसमें दो चीजें हैं, फास्फोरस और लिपिड। फास्फोरस प्लस लिपिड, ये दो चीज से बना हुआ है और ये दोनों का काम क्या होता है? ये काम का क्या क्या करता है? ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। जो हमारी ये लेयर है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की, ठीक है ना। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक, ठीक। लेकिन जब आप बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की तो प्लांट और एनिमल की बात करते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि प्लांट और एनिमल की कोशिका में क्या अंतर होता है, ये प्लांट की कोशिका है, इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये एनिमल की पूछेगा तो क्या पाया जाएगा? हम लोगों में केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो बनी होती है सेल वॉल, ये सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन की बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो क्वेश्चन कहीं पूछता है कि फास्फोलिपिड का काम क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन असंतृप्त वसा है? असंतृप्त, अनसैचुरेटेड फैट। असंतृप्त मक्खन, घी, नारियल तेल या मूंगफली तेल। ध्यान से देखिएगा और आंसर करिएगा। देखिए कितने लोग आंसर दे रहे हैं इसका, जल्दी से आंसर कौन दे रहा है। आप अगर कमिटेड स्टूडेंट हैं, नहीं रियली कि आपको लग रहा है कि नहीं आप पढ़ना है, आपने कोर्स को कंप्लीट करना है, आपको एग्जाम निकालना है, तो आप बिल्कुल साथ चलिए, जुड़ के चलिए, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी करिए तो अच्छा लगेगा। और आपको बहुत एक लगेगा कि नहीं आपने हेल्दी टाइम को इन्वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। असंतृप्त वसाएं क्या होती हैं?
मैंने कहा था आपसे कल की असंतृप्त वसाएं वे वसाएं होती है जिनका जो कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। लेकिन ये सब के सब मक्खन, घी, नारियल का तेल अपवाद वसा है। मैंने आपसे कहा था, याद करिएगा, मैंने कहा था कि नारियल का तेल क्या है, एक अपवाद वसा है, ठीक, जो कमरे के तापमान पर जम जाती है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा, मूंगफली का तेल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। बोला HDL का पूरा नाम क्या है? HDL का पूरा नाम क्या है? HDL का पूरा नाम क्या है? तो HDL का पूरा नाम है बालक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है ना? क्या नाम है इसका? हाई डेंसिटी लाइपो प्रोटीन। ठीक है, HDL और प्रोटीन की खोज किसने की थी? बर्जीलियस और मुल्डर ने किया था। अगले प्रश्न चलते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बेस्ट क्वालिटी का जो कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है? बेस्ट क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हमारे बॉडी में जमता नहीं है। ओमेगा 3 फैट्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अच्छे क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है किसको? HDL को। जो भी आपने पढ़ा है, जो अभी आपने पढ़ा है वो अच्छे क्वालिटी का क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो हमारी धमनियों में जमता नहीं है, जिससे हमें कार्डिक की समस्या नहीं होती है, हार्ट की बीमारी नहीं होती है, वो होता है अच्छे क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहे प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? ये तो रटा है आप लोगों ने क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आप जानते भी हैं कि प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है। कल भी मैंने बताया था आपको, ग्लूकोज, फैटी एसिड या अमीनो अम्ल या न्यूक्लियोटाइड। अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिस तल्लीनता के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं तो आपको थोड़ा सा कंसर्न शो करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। ठीक है ना? प्रोटीन याद करो, प्रोटीन का यौगिक क्या होता है? CHO के साथ मैंने कहा नाइट्रोजन भी लगा होता है। और नाइट्रोजन जो होता है, याद करो, दलहनी फसलों की जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में चेंज कर देता है ना? और दालें जो होती हैं बहुत अच्छा स्रोत होती है किसका? प्रोटीन का। और उसमें भी जो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सोयाबीन, जिसमें 42% क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा होता है 42%, इसी में होता है। बोल रहे प्रोटीन का पाचन, बोल रहे प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? बढ़िया क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा ये तो। एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, माल्टेज। आंसर आपको देना, मैं रुक जाता हूं, थोड़ी देर वेट कर लेता हूं आपका आंसर का। मैं आपके आंसर का थोड़ा वेट करूंगा कि आप आंसर क्या दे रहे हैं। क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन, बोला एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या मल्टेज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोटीन का पाचन और पेप्सिन कहाँ निकलता है? आमाशय में। कहां पर? आमाशय में निकलता है। क्या क्या निकलता है? पेप्सिन निकलता है और रेनिन, जो प्रोटीन के पाचन के लिए हैं। क्या है ये?
और एक चीज आपको याद रखना है कि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि आमाशय में सबसे कम जो होता है ना, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आमाशय में सबसे कम पाचन तो वसा का होता है और होता नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट का होता ही नहीं पाचन। और किसका सबसे ज्यादा पाचन होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? शरीर की वृद्धि और ऊतकों के मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन्स? कल भी मैंने आपको बताया था क्या आवश्यक होगा इसके लिए। व्हाट इज द एसेंशियल फॉर प्रोटीन? क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। इसके लिए शरीर की वृद्धि के लिए, कोशिकाओं की और ऊतकों की मरम्मत के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्या होती है? वो प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन। और प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज किया था बर्जीलियस और मुल्डर ने किया था। किसने किया था? बर्जीलियस और मुल्डर ने किया था प्रोटीन की खोज। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हो, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो बर्जीलियस और मुल्डर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन समृद्ध है? मतलब कहने का यह है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? चावल में, दाल में, चीनी में, आलू में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन दालों में सबसे ज्यादा। चावल में तो स्टार्च हो जाएगा यार, चीनी में याद करो मैंने कहा था ग्लूकोज हो जाएगा, आलू में स्टार्च ही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, तो आपको आंसर देना है क्या चीज? दाल। और दालों में पूछेगा सबसे ज्यादा क्या है, तो सोयाबीन है। कौन सा है? सोयाबीन है। सोयाबीन क्या है बेटा? 42% है, सबसे ज्यादा 42%। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हीमोग्लोबिन, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? पहली चीज तो ये बात है कि हीमोग्लोबिन पाया कहां जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है हीमोग्लोबिन HB, इट्स कॉल्ड अ हीमोग्लोबिन। और कहां पाया जाएगा ये? ब्लड में। और अगला क्वेश्चन की ब्लड की किस सेल में? तो RBC में, रेड ब्लड कार्पस में पाया जाएगा। ठीक है, तो HB किसका पार्ट है? RBC का। और ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, कई क्वेश्चन निकल गए। तो क्या है ये? संयुग्मित प्रोटीन है। ठीक, अब इसमें प्रोटीन कौन सी है? तो ग्लोबिन प्रोटीन है। कौन सी हो जाएगी? ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है। क्या नाम है इसका? ग्लोबिन प्रोटीन। याद रखना, भूलना नहीं भाई। और अगर पूछता है तत्व, तो इसमें ब्लड में जो तत्व होता है भैया, ब्लड में जो तत्व होता है आयरन, यानी लौह तत्व हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला एंजाइम सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो एक चीज रट्टा मार लो आज से ही, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है ना, तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है ना, तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। और एंजाइम क्या होता है? जैव उत्प्रेरक होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या है?
जैव उत्प्रेरक है, जो क्रिया को क्या करता है, बढ़ाता भी है, एंजाइम्स है ना, कम भी करता है, बैलेंस करने का काम करता है, जिसको तुम कैटलिस्ट कहते हो, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम केवल क्रिया को बढ़ाना ही नहीं होता है, कम भी करना होता है, दोनों होता है काम। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन है, कल मैंने आपको बहुत सारे प्रोटीन बताए थे, उसमें से एक प्रोटीन ये भी है। बोला ब्लड में, हड्डी में, यकृत में, ना भाई ब्लड का तो बता ही दिया मैंने आपको कि ब्लड में जो है वो ग्लोबिन प्रोटीन है। अब पता है कि आपके हड्डियों में और दांतों में प्रोटीन पाई जाती है, और हड्डियों और दांतों में जो प्रोटीन होती है उसका नाम है ओसिन प्रोटीन। क्या नाम है उसका? ओसिन, उसका बता दिया मैंने। और आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड, बाल और नाखून में पाई जाती है प्रोटीन, कौन सी? केराटिन प्रोटीन। कौन सी है? केराटिन। और कैरोटीन अगर हो गया तो गाजर हो जाएगा। कैरोटीन हो जाए तो क्या हो जाएगा? गाजर हो जाएगा। ठीक है, बोला इनमें से कौन रेशेदार प्रोटीन है? इनमें से कौन रेशेदार प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन फाइब्रस, अभी बताया था जस्ट। नाखून, बाल, सींग, खूर, किसमें पाया जाता है ये? नाखून में, बाल में, पशुओं के सींग में, खूर में, और किसमें पाया जाएगा? त्वचा में भी पाया जाता है। ये सारे प्रोटीन कैरोटीन है ये। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, कोई है क्या? है भाई। इंसुलिन क्या है? व्हाट इज द इंसुलिन? मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन जो है कहां से निकलता है? अग्नाशय से, और अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। और जो अग्नाशय है उसमें अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा जो सेल्स होती है ना, उससे निकलता है, क्या चीज निकलता है? उससे इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देना और उसको ले जाकर के लीवर में सुरक्षित कर देना। ठीक, तो इंसुलिन इज अ हार्मोनल प्रोटीन। इंसुलिन का इंजेक्शन लिया आता है, जिसका अगर अग्नाशय सही से वर्क नहीं कर रहा है, पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम है, तो उसको क्या होगा? उसको इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक, चलिए। प्रोटीन में नाइट्रोजन की उपस्थिति किसे विशेष बनाती है? ये आज का आपका आखिरी सवाल है कि नाइट्रोजन की उपस्थिति किसे विशेष बनाती है? प्रोटीन। ऊर्जा, वृद्धि, संरचना या सभी? तो ऊर्जा के लिए भी है, वृद्धि के लिए भी है और स्ट्रक्चर के लिए भी है, यानी कि सभी इसका आंसर है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन था वो था हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को लेकर के क्वेश्चंस थे, और उस पर हमने 30 क्वेश्चन आपको कराए। ठीक, और भी चीज़ों को हम इसमें रिवीजन कराएंगे। बट आपको ये बता दूं कि ये हमारा ऐप है, इसको आप जरूर डाउनलोड कर लें, क्रैकर एग्जाम आपको जहाँ से आपको सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, आपको जो भी कोर्स वगैरह होगा, जो भी बुक्स वगैरह होंगी, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं आपको क्रैकर एग्जाम आपके प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलेंगे।